नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आपका DLED 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का टीचर। आपका अभी जो सेगमेंट चल रहा है आधुनिक भारत इतिहास में, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको असहयोग आंदोलन करा दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया। आज हम आपको काकोरी कांड, उसके पश्चात स्वराज दल और साइमन कमीशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो काकोरी कांड आप लोग सुना होगा। काकोरी कांड क्या था, या बहुत से बच्चों ने नहीं भी सुना होगा। काकोरी कांड एक क्रांतिकारी घटना थी जो 9 अगस्त 1925 को घटित हुई। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हुए हथियारों को लूटने की मंशा से की गई घटना थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का जो खजाना था, ट्रेनों के माध्यम से जो आता था, उस खजाने को लूट लिया जाए और उस खजाने को लूटने के पश्चात उसी से भारतीय जो क्रांतिकारी थे हथियार खरीदें, और जो हथियार खरीदेंगे और उससे जो पैसा जो प्राप्त होगा वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लगाया जाएगा। एक तरीके से ब्रिटिश राज पर हमला करके ब्रिटिश राज को उखाड़ने की एक सोची समझी रणनीति के तहत यह घटना घटित हुई। तो क्या थी घटना? इस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अदा की थी। यह घटना में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया था और इस घटना में जर्मन द्वारा बनाई गई पिस्टलों का प्रयोग किया गया था। हथियारों में जो थे हथियार वो जर्मनी के द्वारा बनाए गए थे या जर्मन से मंगवाए गए थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने इसमें नेतृत्व का काम किया था। इसके अलावा यह घटना एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र लाहौड़ी की सहायता से भी इसको अंजाम दिया गया। यह 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी हुई 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चेन को खींचकर रोक दिया गया। इस घटना को अंजाम देने के लिए एक लखनऊ से ही एक काकोरी स्टेशन है, 8 डाउन ट्रेन जो जा रही थी उसमें ये क्रांतिकारी सवार हो गए और अंदर जाकर इन्होंने चेन को खींच दिया और ट्रेन इस प्रकार से रुक गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की मदद से समूची ट्रेन पर आक्रमण बोलते हुए सरकारी खजाने को लूट लिया गया। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी पार्टी रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 सदस्यों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने के लिए मुकदमा चलाया। मतलब रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहड़ी के नेतृत्व में कुल 6 सदस्य ये थे और 4 लोगों ने मिलकर के ट्रेन को लूट लिया, उस पर आक्रमण कर दिया और लगभग उसमें ट्रेन से जो पैसा प्राप्त हुआ था उसकी रकम अगर देखी जाए तो 4,601 रुपया 15 आने और 6 पाई एक जो रकम का ब्यौरा था वो प्राप्त हुआ। इसके घटना के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बड़ा दमनकारी चक्र चलाया और इसमें बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया और बहुत से लोगों को फांसी दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, अशफाक उल्लाह खां और पंडित चंद्रशेखर आजाद को जो बाद में पकड़े नहीं गए, इनको भी सजाएं सुनाई गई थी। इसमें 40 लोगों को जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे उनको पकड़कर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसमें से राजेंद्र प्रसाद लाड़ी, इनको गोंडा जेल में रखा गया और वहां पर इनको फांसी दी गई। रोशन सिंह, इसमें ये इलाहाबाद के पास नैनी, वहां रखा गया, उन्हें फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खां लखनऊ के पास एक
जेल थी वहां रखा गया, उन्हें वहां फांसी दी गई। इस प्रकार इसके अन्य जो सदस्य थे उन्हें 4-4 साल की कठोर सजा या कारावास की सजा के तहत मुकदमा चलाया गया। उन्हें इस प्रकार की कठोर सजाएं दी गई। इसमें बचकर निकलने वाले या कह सकते हो जो न पकड़े जाने वाले जो सदस्य थे वो चंद्रशेखर आजाद थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बाद में जाकर अल्फ्रेड पार्क में उनको घेर लिया गया, वहां गोलीबारी हुई और उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। जो उन्होंने बताते हैं कि एक गोली उनके पास थी, उन्होंने खुद अपने मार ली थी। इस घटना में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। तो ये काकोरी कांड की घटना थी जो 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर से और काकोरी के लिए जो जाने वाली रूट था उस पर चल रही थी। इसमें ये क्रांतिकारी जो 10 लोग थे अंदर घुस गए और इन्होंने चेन को खींच दिया और ट्रेन रुक गई, और रुकने के पश्चात इनके साथियों ने, इन लोगों ने ट्रेन पर आक्रमण कर दिया और उस पर जो खजाना था और सामान था उसको लूट लिया गया। अंग्रेज अधिकारियों को उसमें बताते हैं मार दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप जो मुकदमा था 40 लोगों पे लगभग मुकदमा चलाया गया और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में कई लोगों को फांसी और कई लोगों को आजीवन काला पानी की सजा भी दी गई। ये काकोरी कांड की घटना हमने आपको बताई। इसके बाद नेक्स्ट स्वराज पार्टी या स्वराज दल क्या है। स्वराज पार्टी की स्थापना अगर देखा जाए तो मार्च 1923 में CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था या स्वराज पार्टी की स्थापना किस किस के कारण हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा की गई। ये सही है। क्यों की गई? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, और मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन एकदम 5 फरवरी 1922 को जो घटना घटित हुई चौरी चौरा कांड की, इस कारण से महात्मा गांधी ने उसे वापस ले लिया। बहुत से भारतीय नेताओं का महात्मा गांधी को विरोध झेलना पड़ा था, क्योंकि ये लोग जानते थे कि असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और ऐसी स्थिति में आंदोलन को वापस लेना गांधी जी की बड़ी भूल होगी। ऐसा इन लोगों को लग रहा था कि इस समय देश आजादी की कगार पर है, हो सकता है असहयोग आंदोलन से ही आजादी प्राप्त हो जाती, लेकिन ये घटना घटित हो गई। इसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसके लिए उन्हें अपनी आलोचना भी झेलनी पड़ी। गांधी जी का कहना यह था कि इस समय भारत की जो जनता है उसको अगर आजादी दे दी जाए तो ये हिंसा कर करके या हिंसात्मक रूप धारण कर लेंगे और आपस में ही एक दूसरे से लड़ झगड़ कर मर मिटेंगे। तो ऐसी स्थिति में असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के पश्चात ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए कोई स्थायी संस्था उस समय नहीं थी। कह सकते हो कि जो सरकार के अंदर रह करके ब्रिटिश सरकार का विरोध कर सके। तो इसका उद्देश्य ये था कि भारत को स्वराज दिलाना। स्वराज मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है स्वयं अपने द्वारा किया गया शासन या अपना स्वयं का शासन। स्वराज का मतलब अपना स्वयं का शासन होता है या खुद के लोगों का शासन होता है। इसलिए स्वराज दल की स्थापना की गई। इसमें स्वराज की स्थापना मतलब स्वराज दिलाना था और दूसरा परिषद में प्रवेश कर असहयोग कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। जो नेता थे जिन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी उनका तर्क ये था कि हम बाहर से रह करके इतना विरोध नहीं कर सकते। अगर एक दल की स्थापना कर लेंगे और एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हम अगर स्थापित हो जाएंगे तो हम केंद्रीय विधानसभा में और विधानसभा में भाग लेंगे और चुन करके जब हमारे सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहुंचेंगे तो वहां जाकर के हम उनकी सरकारी नीतियों का विरोध करेंगे, सरकारी जो दमनकारी हैं वो लोगों के सामने रखेंगे। इससे ब्रिटिश सरकार का जो रवैया है उसमें परिवर्तन आएगा, अर्थात भारतीयों को इसमें फायदा मिलेगा। ठीक है। ये इसके पश्चात इसके अलावा
सरकारी नीतियों का विरोध कर उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। स्वराज दल का मानना यह भी था कि हम जब केंद्रीय विधानमंडल में पहुंच जाएंगे तो सरकारी जो नीतियां बनेंगी हम उनका विरोध करेंगे, अर्थात सरकारी कार्य में बाधा भी उत्पन्न करेंगे, जिससे उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए विवश होगी, अर्थात स्वराज देने के लिए बाध्य हो जाएगी। और स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। इन्होंने अपना उद्देश्य बता दिया कि साहब हम विधानमंडल में जाएंगे, ये क्रियाएं अपनाएंगे, इन लोगों की खिलाफत करेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, कार्य में बाधा डालेंगे और अंततः ब्रिटिश सरकार हमको स्वराज देने के लिए बाध्य हो जाएगी और उसे विवश होकर हमें स्वराज देना होगा। ये स्वराज दल के लोगों की नीति थी। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सहारा लिया गया। कौन कौन से कार्य थे? नंबर 1, परिषद में जाकर सरकारी आय व्यय के ब्यौरे का खुलासा करना। जब ये केंद्रीय विधान परिषद में पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, सरकार कितना आय प्राप्त करती है और कितना व्यय करती है हम लोगों के ऊपर, और किस प्रकार से लोगों की सैलरी प्राप्त होती है और किस प्रकार जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं उनकी सैलरी दी जाती है और हमारे लिए क्या किया जाता है, ये सब ब्यौरा लोगों को बताएगी। सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना जिनके द्वारा नौकरशाही को शक्तिशाली बनाए। उस समय सरकारी राज था, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो नौकरशाही सबसे ज्यादा पावरफुल थी। उसके आगे कोई अपील दलील नहीं चलती थी और वो कठोर कार्रवाई करते थे, लोगों को जबरदस्ती पकड़ लेते थे, कठोर से कठोर यातनाएं देते थे और उनके ऊपर मुकदमा या उनके लिए कोई कह सकते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं था, या उनकी कोई किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं था, जवाबदेही नहीं थी। तो स्वराज दल का एक उद्देश्य ये भी था कि हम नौकरशाही को जो मजबूत करने के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं या नौकरशाही को मजबूत करने के लिए जो नीतियां बनाएंगे हम उसका विरोध करेंगे, जिससे लोगों का शोषण रोका जा सके। इसके अलावा राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि लाने वाले प्रस्तावों को, योजनाओं को, विधेयकों को परिषद में प्रस्तुत करवाएंगे। हम ऐसे विधेयक, प्रस्ताव या योजनाएं जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होंगे, समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ऐसे विधेयकों का हम समर्थन करेंगे, ऐसे प्रस्ताव को हम विधान में लाने का कार्य करेंगे, ऐसा स्वराज दल का मानना था। इसके अलावा केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सभी निर्वाचित स्थानों को घेरने के लिए प्रयत्न करते रहना, जिसके लिए कि स्वराज दल की नीति को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। ठीक। इसके अलावा एक उद्देश्य था परिषद के बाहर महात्मा गांधी के द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्यक्रमों को सहयोग देना। जो अभी असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था, असहयोग आंदोलन के कार्य को पूर्ण करने के लिए हम बाहर रहकर, एक तो हमारा दल के रूप में अंदर प्रवेश कर जाएंगे केंद्रीय विधानमंडल में, और अगर बाहर से अगर कोई कार्य करना है तो वो असहयोग आंदोलन के जो रचनात्मक कार्य हैं, जो महात्मा गांधी के द्वारा सुझाए गए हैं, हम उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार रहना और यदि आवश्यकता पड़े तो पदों से त्याग पत्र भी दे देंगे। उन्होंने कहा कि हम पद प्राप्त करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे लगकर रह जाएंगे या उसके लिए हम हिंसा का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह के लिए भी हम तैयार रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम अपने पदों का इस्तीफा भी दे सकते हैं या अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा स्वराज दल के लोगों का मानना था। नवंबर 1923 में विधानमंडल के चुनाव हुए। स्वराज दल ने अपने इन कार्यों को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की। जब इतना समय हो गया और लंबे समय तक जब इन्होंने कार्य करने के पश्चात लोगों में इनकी एक छवि बन गई, एक राजनीतिक दल के रूप में ये उभर कर आए और इन्होंने राजनीतिक पार्टी के रूप में जब भाग लिया तो नवंबर 1923 में जो चुनाव हुए, उन चुनाव में 145 विधानमंडलों पर या सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे। उसमें से 45 स्थानों पर इन्हें सफलता प्राप्त हुई, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी स्वराज दल के लिए। 145 में से 45 सीटों पर पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लेना एक बड़ी उपलब्धि थी स्वराज दल के लिए। वहां उन्होंने
उन्होंने स्वतंत्र तथा राष्ट्रवादी सदस्यों का गठबंधन बनाकर बहुमत बनाया और सरकार के कार्यों में बाधा डालना शुरू कर दिया। जब अपने सदस्य जीतकर ये विधानमंडल में पहुंच गए तो अपने लोगों को गठबंधन बना करके इन्होंने जो ब्रिटिश हुकूमत के कार्य थे या नीतियां थी या जो पॉलिसी थी उनका विरोध करना शुरू कर दिया। बंगाल में इस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। बंगाल में तो इतना अच्छा प्रदर्शन किया स्वराज दल ने कि इस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और वहां के गवर्नर ने इन लोगों को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। लेकिन स्वराज दल के नेता CR दास इन्होंने पार्टी बनाने से इनकार कर दिया, अर्थात सरकार बनाने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ये स्वराज दल की कामयाबी के देखने को हमें मिलता है और आगे चलकर ये स्वराज दल भी कांग्रेस के रूप में परिणत हो जाता है। तो कह सकते हैं कि मार्च 1923 में स्वराज दल जो अपने उद्देश्य को लेकर जिसकी स्थापना हुई थी वो आने वाले चुनाव में इसने हिस्सा लिया और अपने उद्देश्य में कई हद तक सफल भी हुआ। इसका उद्देश्य सरकारी नीतियों, सरकारी पॉलिसियों का, सरकारी कार्यक्रमों का विरोध करना, सरकार के कार्यों में बाधा डालना और नौकरशाही का विरोध करना, ये सब उद्देश्य स्वराज दल के थे और कहीं न कहीं ये स्वराज दल अपने उद्देश्य में कामयाब भी रहा। ठीक है, ये बच्चों हमने आपको स्वराज दल के बारे में बताया और कर्कोरी कांड 2 टॉपिक बता दिए। इसके बाद हम आपको एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी हम खत्म करते हैं। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन दरअसल था क्या? साइमन कमीशन 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के पश्चात एक ऐसे आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो इस अधिनियम से प्रगति रिपोर्ट या प्रगति समीक्षा देगा। भारत में द्वैत शासन से भारतीय भी द्वैत शासन से अब परेशान हो चुके थे। वे इसमें परिवर्तन चाहते थे। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाला एक आयोग नियुक्त कर दिया, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे या अंग्रेज सदस्य थे। मतलब ये था कि 1919 में एक अधिनियम आया था, उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग का गठन किया जाए और यह आयोग इस बात की समीक्षा करे या इस बात की रिपोर्ट दे कि भारत में संविधान निर्माण किया जाए और भारतीय लोगों को किस प्रकार का संविधान दिया जाए, आजादी दी जाए तो किस स्तर की आजादी दी जाए, अर्थात भारत में किस प्रकार से शासन प्रशासन चलाया जाए। ये इस आयोग का काम था। अच्छी बात है, लेकिन जो आयोग की नियुक्ति की गई थी उसमें किसी भी भारतीय का न होना एक पक्षपात और भेदभावपूर्ण स्थिति को दर्शा रहा था और इसीलिए इस साइमन कमीशन का विरोध हुआ और इस कमीशन का विरोध प्रारंभ में ही शुरू हो गया था। 8 नवंबर 1927 को कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसको जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र गति से विरोध हुआ। कमीशन के भारत आगमन से पूर्व ही इसका विरोध प्रारंभ हो गया। देश के सभी प्रमुख नगरों में नवयुवकों ने हड़तालें शुरू कर दी, काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए, साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिया। साइमन कमीशन के विरोध के दूसरे कारणों की व्याख्या करते हुए 1927 ईस्वी के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष श्री M.N. अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता का यह अधिकार है कि वह सभी सम्बद्ध गुटों का गोलमेज सम्मेलन या संसद का सम्मेलन बुला करके अपने संविधान का निर्माण कर सके। मतलब उन्होंने कहा, मोहम्मद अंसारी ने, कि भारतीय जनता का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि अपने लिए जो सरकार बने या अपने लिए जो संविधान बने, ऐसे संविधान को जानने का अधिकार है, ऐसे नियमों को जानने का उसको अधिकार है और उसमें भारतीयों का होना एक जरूरी
कारी है और भारतीयों का इसमें न प्रवेश होना साइमन कमीशन के विरोध का कारण बना। साइमन आयोग की नियुक्ति के द्वारा ही निश्चय ही उसे दावे को नकार दिया गया जिसमें भारतीयों की भागीदारी सम्मिलित हो सकती थी। इसके लिए क्या किया गया कि बहिष्कार का निर्णय लिया गया। साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करो। कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। इस कमीशन से भारतीयों का आत्मसम्मान भी आहत हुआ, जिससे तेज बहादुर सप्रू बहुत प्रभावित हुए। तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता जो एक योग्य और उस समय जानी मानी हस्ती थे, ऐसे लोगों को अंदर से बहुत आत्मग्लानि हुई। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन आयोग के सदस्य बंबई पहुंचे तो इसके खिलाफ एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया और काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। आयोग के विरोध में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत आदि लोगों ने लाठियां खाई। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद वल्लभ पंत विरोध कर रहे थे। यहाँ अंग्रेजी सिपाहियों ने, अंग्रेजी सरकार ने इन लोगों को मारा पीटा और इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। इसी कारण पंजाब में भी पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया और ज्यादा लाठियां लगने के कारण लाला लाजपत राय के गंभीर चोटें आई और चोट आने के पश्चात कुछ समय के पश्चात इन्हीं चोटों के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जो साइमन कमीशन के लिए कह सकते हैं एक कलंक या धब्बा साबित हुआ। चोट लगने के कारण 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पहले लाला लाजपत राय ने यह ऐतिहासिक कथन बोला था कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं, वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और यही हुआ कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के पश्चात असहयोग कांग्रेस और क्रांतिकारी गतिविधियों ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि अंग्रेजों को आने वाले समय में भारत को स्वतंत्रता देनी ही पड़ी या भारत को आजाद करना ही पड़ा। तो ये साइमन कमीशन के बारे में हमने आपको बताया कि 1927 में कमीशन की नियुक्त किया गया था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसका विरोध हुआ। बंबई में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए। लखनऊ में पंडित गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने लाठियां खाई और तमाम भारतीय जो बुजुर्ग नेता थे, तेज बहादुर सप्रू जैसे लोगों को काफी आत्मग्लानि हुई और इसी का विरोध करते हुए साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय पंजाब में सैंडर्स की लाठियों के कारण गंभीर घायल हो गए और कुछ समय के पश्चात 1928 में इसी साइमन कमीशन के विरोध के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो लाठियां बरसी हैं, वो मेरे ऊपर पड़ने वाली एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। और यही हुआ। आने वाले समय में ब्रिटिश हुकूमत के जड़ें उखड़ गईं और कांग्रेस और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत को 1947 में आजादी प्राप्त हुई। थैंक यू।